एक बार एक गांव शिकारपुर में रमन और रेखा नाम के पति पत्नी रहते थे। दोनों ही बहुत कंजूस और पैसे के लालची थे। एक बार रमन और रेखा मेले में घूम रहे होते हैं, तभी उन्हें एक लड़का रोते हुए दिखता है। रमन के मन में दया आ जाती है और वो लड़के के पास जाता है और बोलता है, क्या हुआ बेटा, क्यों रो रहे हो? मेरा नाम सोहन है। मेरे माता पिता दोनों मर चुके हैं। मुझे भूख लगी है, कुछ खाने के लिए भी नहीं है मेरे पास। बच्चे की बात सुनकर रमन को दया आ जाती है और वो कुछ पैसे सोहन को देकर वहाँ से जाने लगता है। तभी रेखा रमन से कहती है, अजी क्या कर रहे हो? इतने पैसे क्यों दे रहे हो इस भिखारी को? इस अनाथ बच्चे को देखकर मेरे मन में एक आइडिया आया है। आइडिया? कैसा आइडिया? देखो, जो भी आइडिया देना सोच समझ कर देना। तुम्हारे पिछले आइडिया में पुलिस वालों ने मुझे बहुत मारा था, अब तक शरीर दर्द कर रहा है। रमन की बात सुनकर रेखा बोलती है, तुमको तो फालतू बात के सिवाय कुछ नहीं आता। अरे मैं कह रही हूँ, क्यों ना इस अनाथ को घर ले चलते हैं और रेड़ी लगवा लेंगे, कोई खाने पीने की हमें आमदनी हो जाएगी। रेखा की बात सुनकर रमन खुश हो जाता है और बोलता है, तुम बात तो सही करती हो, इसको घर ही ले चलते हैं? ऐसा कहकर रमन और रेखा सोहन को अपने साथ घर ले आते हैं और कुछ दिनों बाद उसकी समोसे की रेड़ी लगवा देते हैं। सोहन बहुत भोला और मेहनती होता है, जिसके कारण उसकी दुकान चल पड़ती है और जिसकी वजह से रमन और रेखा भी खुश रहते हैं। देखा, मैंने कहा था ना, इस लड़के को अपने साथ ले चलो, ये हमें अमीर बनवा देगा एक दिन। धीरे धीरे समय बीतता जाता है और सोहन भी बड़ा हो जाता है। सोहन रेखा और रमन को माँ बाप की तरह प्यार करने लगता है। एक शाम सोहन अपनी रेड़ी पर काम कर रहा होता है, तभी वहाँ एक सुंदर लड़की जिसका नाम मीनाक्षी होता है आती है। मैंने आपकी दुकान के समोसों की तारीफ सुनी है, मुझे भी कुछ समोसे खिलाइए। मीनाक्षी इतनी सुंदर होती है कि सोहन उसे देखता ही रह जाता है। मीनाक्षी सोहन को दोबारा बोलती है। सोहन हड़बड़ाकर समोसे निकालकर मीनाक्षी को खाने के लिए दे देता है। मीनाक्षी समोसे खाने के बाद बोलती है, वाह कितने बढ़िया समोसे हैं, मजा आ गया। उसके बाद मीनाक्षी रोज सोहन की दुकान पर आने लगती है और वहाँ समोसे खाने लगती है, लेकिन रमन हर बार उससे पैसे नहीं लेता। एक दिन मीनाक्षी सोहन से बोलती है, मैं तुम्हारी दुकान पर रोज आती हूँ, लेकिन तुम कभी मुझसे समोसे के पैसे नहीं लेते, ऐसा क्यों? मीनाक्षी की बात सुनकर सोहन शर्म से लाल हो जाता है और बोलता है, आप मुझे बहुत अच्छी लगती हो, इसलिए। सोहन की बात सुनकर मीनाक्षी हंसने लगती है और बोलती है, सच में? बस यही बात है या कुछ और बात भी है? लेकिन सोहन कुछ नहीं बोलता। सोहन की बात सुनकर मीनाक्षी भी सोहन से मन ही मन प्रेम करने लगती है और सोहन से शादी कर लेती है। मीनाक्षी एक अमीर लड़की थी, इसलिए रमन और रेखा भी शादी के लिए मान जाते हैं। एक दिन मीनाक्षी सोहन से बोलती है, सोहन जी, मुझे अपने लिए कुछ नए कपड़े और गहने खरीदने हैं, मुझे कुछ पैसे चाहिए। मीनाक्षी की बात सुनकर सोहन कहता है, अरे तो ये भी कुछ कहने की बात है, मैं अभी माँ से कहता हूँ, वो तुम्हें पैसे दे देंगी। सोहन की बात सुनकर मीनाक्षी हंसने लगती है और बोलती है, क्या तुम अब तक पैसे अपने माँ बाप से लेते हो? और जो कमाते हो वो कहाँ जाता है? इसके बाद मीनाक्षी को जब भी पैसे लेने होते वो रेखा से पैसे ले लेती, लेकिन अपने कंजूस स्वभाव के कारण रेखा मीनाक्षी को हमेशा पैसे देने के लिए टोका टोकी करती रहती, जिससे मीनाक्षी और रेखा के बीच लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। एक दिन रेखा रमन से कहती है, सुनो जी, ये तुम्हारा अनाथ लड़का न जाने कहाँ से इस लड़की को पकड़ लाया है, जल्दी ही कुछ करो, नहीं तो जो हमने इतने सालों में जोड़ा है ये लड़की सब बर्बाद कर देगी। रेखा की बात सुनकर रमन कहता है, बात तो तुम सही कह रही हो रेखा, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? ये अमीर घर की लड़की है, इसके खर्चे भी उस तरह से ही हैं। वैसे भी तो सोहन ही कमा रहा है ना। रमन की बात सुनकर रेखा का गुस्सा और भी बढ़ जाता है और वो बोलती है, तुम तो बिल्कुल नाकारा हो। अरे कोई एहसान नहीं किया उसने हम पर, अनाथ को घर पर लाकर खिलाए हमने, समझे? तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा। इस मीनाक्षी को तो मैं ही सबक सिखाऊंगी। लेकिन रेखा और रमन की बातें मीनाक्षी सुन लेती है और उन दोनों के सामने जाकर बोलती है, तुम दोनों कितने स्वार्थी हो, तुम्हें सोहन से कोई प्यार नहीं है, वो बेचारा कितना प्यार करता है तुम दोनों को। मैं आज ही तुम दोनों की असलियत सोहन को बताऊंगी। मीनाक्षी की बात सुनकर रेखा और रमन हंसने लगते हैं। रेखा मीनाक्षी से बोलती है, तो तूने सब सुन लिया, बताएगी तो तू तब ना जब तू जिंदा बचेगी। ऐसा कहकर रेखा और रमन मीनाक्षी को पकड़ लेते हैं और घर की छत पर ले जाकर वहाँ से धक्का दे देते हैं।
नीचे गिरकर मीनाक्षी की मौत हो जाती है। सोहन मीनाक्षी के मरने के बाद बहुत दुखी रहने लगता है। मीनाक्षी, मीनाक्षी तुम कहाँ चली गई? मैं फिर से अनाथ हो गया। मेरा इस दुनिया में तुम्हारे सिवा कोई नहीं था। तुम भी मुझे छोड़कर चली गई। अब मैं कैसे जीऊंगा, कैसे जीऊंगा? मीनाक्षी के मरने के बाद सोहन का काम पर से मन हटने लगता है, जिसकी वजह से उसकी समोसों की दुकान की बिक्री भी कम होने लगती है। एक दिन रेखा सोहन से बोलती है, क्या हुआ सोहन बेटा, तुम ऐसे उदास क्यों रहते हो? जिसे जाना था वो तो गया। रेखा की बात सुनकर सोहन बोलता है, मैं क्या करूं माँ, मैं मीनाक्षी से बहुत प्रेम करता था। उसके बिना मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। वैसे भी उसके बिना मैं पैसे भी कमा कर क्या करूंगा? ऐसा कहकर सोहन वहाँ से चला जाता है। तब तक वहाँ रमन आ जाता है। रेखा रमन से कहती है, देखा तुमने इसको, ये तो देवदास हो गया उस मनहूस लड़की के चक्कर में। अगर ऐसा ही रहा तो हम दोनों रोड पर आ जाएंगे, कुछ करो इसका। रेखा की बात सुनकर रमन कहता है, अरे क्या कर सकते हैं इसका, ये अब हमारे किसी काम का नहीं है। मैं तो कहता हूँ इसे भी किसी दिन अच्छा मौका देखकर मार डालते हैं और कोई और अनाथ पकड़ कर ले आते हैं। रमन की बात सुनकर रेखा हंसने लगती है और कहती है, पक्के नालायक हो तुम, यही सही रहेगा। इसे भी इसकी देवदासी के पास भेज देते हैं। इसके बाद रमन और रेखा सोहन को मारने का मौका तलाशते रहते हैं और काली नाम के बदमाश को सोहन को मारने के लिए कहते हैं। काली सोहन की दुकान पर जाता है और सोहन से कहता है, तो तू है सोहन? तेरी तो मौत आज पक्की है। पर काली भैया, मैंने किया क्या है? मैंने तो आपका कुछ नहीं बिगाड़ा। सोहन की बात सुनकर काली सोहन को मारने लगता है, लेकिन तभी वहाँ मीनाक्षी चुड़ैल रूप में आ जाती है। तू मेरे सोहन को मारेगा? तेरी मौत आज मेरे हाथों होगी। ऐसा कहकर मीनाक्षी काली को मार डालती है। मीनाक्षी को देखकर सोहन बहुत खुश हो जाता है और कहता है, तुम आ गई मीनाक्षी, मुझे पता था तुम कहीं नहीं जा पाओगी। मेरा प्यार तुम्हें वापस खींच लाएगा। सोहन की बात सुनकर मीनाक्षी बोलती है, मैं मर चुकी हूँ सोहन, ये मेरी आत्मा है। मीनाक्षी की बात सुनकर सोहन रोने लगता है। ये देखकर मीनाक्षी सोहन से कहती है, अरे इसमें रोने वाली बात क्या है? हम सबको तो एक दिन जाना ही है। मैं तुमसे पहले चली गई, लेकिन तुम अभी भी मेरा दिल दुखा रहे हो। तुम मेरे मरने के बाद अपनी समोसे की दुकान को सही से नहीं चला रहे और दुखी रह रहे हो। इसकी बजाय तुम अपनी दुकान चलाने पर ध्यान दो और गरीबों को खाना खिलाओ। मीनाक्षी की बात सुनकर सोहन बोलता है, मुझे माफ कर दो मीनाक्षी, मैं आज के बाद कभी ऐसा नहीं करूँगा और गरीबों को भी खाना खिलाऊंगा। सोहन की बात सुनकर मीनाक्षी खुश हो जाती है और उसके बाद रोज सोहन से मिलने लगती है। सोहन भी खूब खुश रहने लगता है। ये देखकर रेखा रमन से बोलती है, अरे ये सब क्या हो रहा है? इस नारियल के पेड़ पर इतने आम कैसे लग रहे हैं? ये मनहूस इतना खुश कैसे हो रहा है? रेखा की बात सुनकर रमन कहता है, हाँ रेखा, बोल तो तू सही रही है और अब ये हमें पैसे भी नहीं दे रहा है। इसका कुछ तो करना पड़ेगा, पैसे भी ये किसी काम का नहीं है। ऐसा कहकर रमन और रेखा सोहन को मारने का फिर से इरादा बना लेते हैं और जब सोहन सो रहा होता है तो वो उस पर चाकू लेकर टूट पड़ते हैं और थोड़ी देर बाद लेकिन तभी मरा हुआ सोहन दोबारा उठ जाता है और चुड़ैल अपने असली रूप में आ जाती है। मैं मरा नहीं बुड्ढे, बल्कि तुम्हारी मौत बनकर आया हूँ। मैं मीनाक्षी हूँ, सोहन का रूप लेकर यहाँ लेटी थी। मुझे पता था तुम मेरे सोहन को मारना चाहते हो। मेरा सोहन तो वो रहा सही सलामत। आप दोनों कितने खराब हो। मैंने आप दोनों को अपने माता पिता से भी ज्यादा प्यार किया, लेकिन आप दोनों मुझे ही मारना चाहते थे और तो और मेरी मीनाक्षी को भी मुझसे छीन लिया। ऐसा कहकर सोहन वहाँ से चला जाता है और मीनाक्षी रमन और रेखा को मार डालती है। उसके बाद सोहन के पास जाकर बोलती है, सोहन तुम्हें दुखी होने की जरूरत नहीं, ये दोनों इसी लायक थे। इन्हें तुमसे नहीं तुम्हारे पैसों से प्यार था। तुम इनकी चिंता मत करो और अपना काम करो। तुम जब भी मुझे याद करोगे मैं तुमसे मिलने आऊंगी। ऐसा कहकर मीनाक्षी वहाँ से गायब हो जाती है।
नवीन एक शहरी पर्यटक होता है जो एक दिन एक बहुत ही प्राचीन और पिछड़े हुए गांव में कुछ दिन रहने जाता है। तभी जब वो रास्ते में एक हाथगाड़ी पर सवार होकर अपने मकान की ओर जा रहा होता है। अरे भाई साहब, नए लग रहे हो गांव में। हाँ काका, मैं एक पर्यटक हूँ और इस गांव में घूमने आया हूँ। काफी सुंदर गांव है ये, पहाड़ों और नदियों से घिरा हुआ। साहब, जितना सुंदर दिखता है उतना ही डरावना भी है। बस एक सहूलियत देता हूँ, रात को सोने से पहले अपने घर के बाहर एक अच्छा सा पकवान बनाकर रख देना, वरना बहुत बुरा होगा। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं काका? मैंने तो घूमते वक्त ही बाहर से खाना खा लिया था। फिर भी मैं जो कह रहा हूँ वो कीजिए, वरना आप बहुत बुरी तरह पछताएंगे। इस गांव में भूखी चुड़ैल का वास है। क्या कहा? भूखी चुड़ैल? नवीन उस हाथगाड़ी वाले की बातों पर विश्वास नहीं करता और बिना बाहर खाना रखे ही सो जाता है। जब वो अपने मकान के कमरे में सो रहा होता है, तभी अचानक से रात के 2 बजे दरवाजे पर खटखट होती है। नवीन खिड़की से झांक कर देखता है, तब दरवाजे के बाहर कोई भी नहीं होता। अजीब बात है, कोई भी नहीं है। फिर रात के 2 बजे कौन दरवाजा नॉक कर रहा होगा? खैर, शायद मेरे कान ही बज रहे होंगे। चलो सो जाता हूँ। नवीन सोने जा ही रहा होता है कि तभी फिर से उसका दरवाजा बजता है। खाना दे, जल्दी से मुझे खाना दे, मुझे भूख लगी है, खाना दे। ये क्या? ये तो एक चुड़ैल है। नहीं, हाथी गाड़ी वाले काका ने जो कहा था वो सच ही था। अब मैं क्या करूं? मेरे पास तो इसे देने के लिए कुछ भी नहीं है। नवीन बहुत परेशान हो जाता है। तभी वो चुड़ैल उसके घर के अंदर घुस आती है। नवीन नजर घुमाता है तो वो देखता है कि वो उसके कमरे की अलमारी पर बैठी हुई है। चुड़ैल, तुम अंदर कैसे आ गई? निकल जाओ यहाँ से। तेरी इतनी हिम्मत, तू मुझे निकलने का आदेश देगा? मैं एक सर्वशक्तिशाली चुड़ैल हूं और आज तूने इस गांव का नियम तोड़ा है। नियम? कैसा नियम? तूने मेरे लिए घर के बाहर खाना ना रखकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब तुझे उस गलती की सजा भुगतनी होगी। मेरी आंखें! नहीं, नहीं। अगले दिन नवीन के मकान में सरपंच समेत बाकी गांव वाले भी इकट्ठा हो जाते हैं और नवीन के बड़े भाई रोहित और भाभी शिखा को गांव में उसकी देखरेख करने के लिए बुलाया जाता है। मैंने उस चुड़ैल को खाना नहीं दिया, इसीलिए उसने मेरी आंखें निकाल ली और अपने साथ ले गई। अब मैं क्या करूं? मैं तो अंधा हो गया भैया भाभी। सरपंच जी, अगर आपके गांव में उस भूखी चुड़ैल का खौफ फैला हुआ है तो आपको हर एक पर्यटक और बाहर से आने वाले व्यक्ति को बताना चाहिए था ना। नहीं रोहित भैया, मुझे पता था। मुझे एक हाथ गाड़ी वाले काका ने बोला था, लेकिन मैंने उनकी बातों पर विश्वास नहीं किया और सो गया बगैर खाना रखे ही। सरपंच जी, उस भूखी चुड़ैल के लिए दरवाजे के बाहर खाना रखना इतना जरूरी क्यों है? बेटी, ये बहुत सालों पहले की बात है। इस गांव में कपालिका नाम की एक औरत अपने पति और सास ससुर के साथ रहती थी, लेकिन वो कपालिका को बहुत मारते थे और उसे खाना न देकर भूखा रखते थे, जिस कारण एक दिन उसकी मौत हो गई और उस दिन से वो चुड़ैल बनकर सबको परेशान कर रही है। लेकिन इस चुड़ैल को रोका भी तो जा सकता है ना। आप लोगों ने कुछ कदम क्यों नहीं उठाया? नहीं, कोई टोना टोटका काम नहीं आया। हमने सब कुछ करके देख लिया, लेकिन वो भूखी चुड़ैल बहुत भयानक और शक्तिशाली है। अगर किसी ने उसे खाना नहीं दिया तो वो उस व्यक्ति के साथ बहुत बुरा करती है और उसे किसी न किसी तरह से अपाहिज करके चली जाती है। हे भगवान! रोहित, तुम देवर जी को यहाँ से ले चलो। ये गांव खतरे से खाली नहीं। यहाँ की भूखी चुड़ैल हमारे साथ भी गलत कर सकती है। हाँ शिखा, तुम सही कह रही हो। नहीं नहीं रोहित बेटा, ऐसा मत करो। अगर तुम दोनों चुड़ैल को खाना दिए बगैर ही गांव से चले गए तो वो तुम दोनों को भी नहीं छोड़ेगी। नहीं सरपंच जी, ऐसा कुछ नहीं होगा। हम दिन में ही निकल रहे हैं आज। हम शहर जाकर देवर जी का इलाज करवाएंगे। हाँ सरपंच जी, ऐसा मत कीजिए। आपको उस चुड़ैल को खाना तो खिलाना ही होगा। हाँ, एक बार जब कोई इस गांव में आता है और वो उस भूखी चुड़ैल कपालिका को खाना दिए बिना ही चला जाता है, तब वो उस व्यक्ति के पीछे हाथ धोकर पड़ जाती है। रुक जाइए और उसे खाना देकर ही जाइए। शिखा और रोहित दोनों सरपंच और गांव वालों की बात नहीं सुनते हैं और अपनी मनमानी करते हुए एक बैलगाड़ी पर सवार होकर नवीन को लेकर गांव से बाहर जाने के लिए प्रस्थान करते हैं। बैलगाड़ी चलाने वाली एक औरत होती है। खामखा सभी गांव वाले हमें कुछ भी कह रहे थे। अच्छा हुआ कि हम जल्दी से इस भूतिया गांव से बाहर निकल रहे हैं। हाँ शिखा, धन्यवाद शिखा भाभी। रोहित भैया, तू चिंता मत कर नवीन, मैं हूं ना, तू जल्दी ठीक हो जाएगा मेरे भाई। तभी अचानक से बैलगाड़ी एक खाई पर जाकर रुक जाती है। ये क्या? ओ बैलगाड़ी वाली, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? यहाँ खाई पर क्यों लाई हो तुम बैलगाड़ी? तभी वो औरत उनकी बातों का कोई जवाब नहीं देती। अरे कानपुर में हड़ताल है क्या तुम्हारे? सुनाई नहीं दे रहा है क्या? तभी वो औरत पीछे मुड़कर देखती है और उसकी डरावनी शक्ल देखकर
रोहित और शिखा के होश उड़ जाते हैं। वो और कोई नहीं बल्कि चुड़ैल तुम दोनों को क्या लगा? तुम दोनों मुझे खाना दिए बिना इस गांव से चले जाओगे? तुम्हें इस गांव की परंपरा को निभाना चाहिए था, लेकिन तुम दोनों ने अपनी होशियारी दिखाई। अब उस होशियारी की सजा तो भुगतनी ही होगी। नहीं नहीं, छोड़ दो हमें कपालिका, हमें माफ कर दो। हाँ कपालिका, छोड़ दो हमें। मेरे भैया और भाभी को बख्श दो कपालिका। कपालिका कभी किसी को माफ नहीं करती। गलती की है तो सजा तो भुगतनी ही पड़ेगी। कपालिका उन दोनों का गला पकड़ती है और हवा में उड़ते हुए उन्हें खाई के नीचे फेंकने जा ही रही होती है कि तभी अंधा नवीन बैग में रखे बचे हुए समोसे और कचौरियां जैसे तैसे निकालता है और वो कपालिका को चिल्लाते हुए कहता है, कपालिका कपालिका छोड़ दो उन्हें, ये देखो हम तुम्हें समोसे और कचौरियां देंगे, छोड़ दो उन्हें। नवीन की आवाज सुनकर और समोसों और कचौड़ियों की खुशबू सूंघकर कपालिका की लार टपकने लगती है और वो रोहित और शिखा को जमीन पर फेंककर समोसे और कचौड़ियों की तरफ भागती है और उन्हें पागलों की तरह खाने लगती है। वाह वाह, क्या बात है, वाह 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 वाह। यही सही समय है रोहित, नवीन को अपने कंधे पर उठाओ और भागो यहाँ से। रोहित नवीन को अपने कंधे पर उठाकर शिखा के साथ वहां से भागने लगता है और भागते भागते वो दोनों रास्ता भटक जाते हैं और फिर से गांव में ही पहुंच जाते हैं। ओ नो, अब हे भगवान, अब हम क्या करें? हम तो फिर से गांव में ही लौट आए हैं। अब हमारे पास यहाँ रुकने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। शाम के 6 बज चुके हैं शिखा। शिखा और रोहित अपने साथ घटी हुई घटना के बारे में सरपंच और गांववासियों को बताते हैं। तभी एक गांववासी उन्हें एक थाली भरकर अच्छे अच्छे पकवान बनाकर देता है। ये लीजिए, ये मेरी घरवाली ने खाना बनाया है। ये थाली रात को सोने से पहले दरवाजे के बाहर रख देना, और हाँ, सुबह 6 बजने के बाद ही अपना दरवाजा खोलना। ठीक है, धन्यवाद भाई साहब। मैंने आप दोनों से कहा था कि उस चुड़ैल को खाना देते हुए जाना। माफ कीजिएगा सरपंच जी, हमने आपकी बात नहीं मानी, लेकिन अगर आज देवर जी सही समय पर वो बैग में से बचे हुए समोसे और कचौड़ियां नहीं निकालते तो कपालिका हमें उसी खाई से नीचे ही फेंक देती। रात में शिखा घर के दरवाजे के बाहर खाना रखती है और वो तीनों सो जाते हैं। उनके पड़ोस में रहने वाले बिरजू के दरवाजे के बाहर रखा हुआ खाना एक सड़क का कुत्ता खा लेता है और जब कपालिका ये देखती है तो वो गुस्से में आग बबूला हो जाती है। ये क्या, इस बिरजू ने आज मेरे लिए खाना नहीं रखा, अब ये गया। खोल दरवाजा, खोल बिरजू, आज तूने मेरे लिए खाना क्यों नहीं रखा? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तो खाना रखा था। मेरा विश्वास करो कपालिका, मैंने खाना रखा था तुम्हारे लिए। झूठ मत बोल बिरजू के बच्चे, आज तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी। चुड़ैल कपालिका की आवाज सुनकर शिखा और रोहित उठ जाते हैं और वो अपने घर की खिड़की से बिरजू के घर के बाहर हो रहे इस तमाशे को देखते हैं। हे भगवान, लगता है बिरजू भैया की थाली का खाना गली का कुत्ता खा गया। हाँ रोहित, जब मैं अपने दरवाजे के बाहर खाना रख रही थी तभी बिरजू भैया भी रख रहे थे, लेकिन अभी उनकी थाली में से सारा खाना गायब हो चुका है। इसका मतलब कुत्ते या किसी और जानवर ने ये किया होगा। रोहित, हम बिरजू भैया को और इस गांव को इस भूखी चुड़ैल कपालिका से बचा सकते हैं। गांव वाले बेवकूफों की तरह इसे रोज खाना देते रहते हैं, लेकिन कभी किसी ने ये नहीं सोचा कि खाना देने के बहाने ही उसे खत्म भी किया जा सकता है। शिखा तुरंत अपने पास बचे हुए खाने को एक थाली में परोसती है और उसमें गांव के भव्य शिव मंदिर से मिली भस्म मिलाती है। अब देखना, इस भस्म से मिले हुए खाने को खाकर कैसे भूखी चुड़ैल कपालिका का अंत होगा। वाह शिखा, इतनी सी बात किसी के ध्यान में नहीं आई कि कपालिका को खाने से मारा जा सकता है। शिखा और रोहित कपालिका के सामने वो खाना ले जाते हैं और उस खाने को देख कपालिका की लार टपकने लगती है। अरे वाह, खाना, बढ़िया बढ़िया खाना। नहीं, ये तुम लोगों ने अच्छा नहीं किया। सभी गांव वाले कपालिका की इतनी तेज आवाज सुनकर जाग जाते हैं और वहां इकट्ठा हो जाते हैं। शिखा बेटी, आज तुमने वो कर दिखाया जो हम अनपढ़ गांव वाले कभी नहीं कर पाए। कभी कभी हम इंसान भी किसी पहेली को सुलझाने के लिए दुनिया भर की तिकड़म लगा लेते हैं, लेकिन असल में उस पहेली का हल तो बहुत आसान ही होता है। धन्यवाद शिखा भाभी, आपने इस गांव को उस भूखी चुड़ैल के कहर से मुक्त किया है। कपालिका जलकर राख हो जाती है। इस तरह अंत में भूखी चुड़ैल खत्म हो जाती है, जिसके बाद रोहित और शिखा शहर जाकर नवीन का इलाज करवाते हैं और साथ ही उस गांव में सभी लोग बिना किसी डर के आराम से रहने लगते हैं।
लखीमपुर नाम का गांव था। वहां पर एक चुड़ैल का साया था। वो चुड़ैल शादी की पहली एक रात दुल्हन के शरीर में प्रवेश कर जाती और दूल्हे और दुल्हन दोनों को मार डालती। उसी लखीमपुर गांव में शीला नाम की लड़की शादी करके आती है। उसका पति रमेश बहुत ही घबराया हुआ सा दिख रहा होता है। शादी की रात को रमेश दूसरे कमरे में जाकर सो जाता है। ये सब देखकर शीला अपनी सास चंपा के पास जाती है और बोलती है, क्या हुआ माँ जी? कल तक तो सब खुश थे, लेकिन आज मेरी डोली आते ही सब इतना घबरा क्यों गए? कहीं मुझसे कुछ गलती तो नहीं हुई? नहीं नहीं बेटा, भला तुझसे क्या गलती होगी? हम तो इस गांव में चुड़ैल को मिले श्राप के कारण दुखी हैं, जिसकी वजह से इस गांव में खुशियां आ ही नहीं पाती। चंपा की बात सुनकर शीला डरते हुए बोलती है, चुड़ैल का श्राप? आप मुझे पूरी बात बताइए माँ जी। फिर चंपा शीला को श्राप के बारे में बताने लगती है। एक गांव में रूपा नाम की एक लड़की रहती थी। रूपा बहुत ही सुंदर थी, जो कोई उसे देखता बस देखता ही रह जाता। एक दिन रूपा अपनी सहेली प्रेमा के साथ कॉलेज जा रही होती है। तभी राजा नाम का एक लड़का, जो कि रूपा से प्यार करता था, वो आ जाता है और रूपा से बोलता है, अरे रूपा, जरा रुकोगी? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मुझे पता है तुम्हें क्या बात करनी है। देखो, मैं तुम्हारे जैसे लड़के से बात भी नहीं करना चाहती। चले जाओ। अपनी शक्ल देखी है कभी? बिल्कुल बीड़ी के कारखाने के मजदूर लगते हो। ऐसा कहकर रूपा जोर जोर से हंसने लगती है। राजा को अपनी ये बेइज्जती बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती और वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है और मन में रूपा से बदला लेने की ठान लेता है। एक दिन रूपा कॉलेज जा रही होती है। तभी वहाँ राजा आता है और रूपा से बोलता है, अरे रूपा, हमसे प्यार नहीं कर सकती, लेकिन हमारे साथ कॉलेज तो चल ही सकती हो ना? आखिर मैं भी तो इंसान ही हूँ। अरे तुम भी कैसी बातें कर रहे हो राजा? क्यों नहीं, चलो साथ में ही कॉलेज चलते हैं। फिर राजा और रूपा साथ में कॉलेज की तरफ चलने लगते हैं। राजा रूपा से बोलता है, तुम्हें पता है रूपा, अपने गांव के पास वाले जंगल में एक साधु रुके हैं। कहते हैं जब वो तपस्या करते हैं, उन्हें कोई भी तपस्या से उठा नहीं सकता है। क्या बात कर रहे हो राजा? तपस्या तो महर्षि विश्वामित्र की भी भंग हो गई थी। चलो मैं देखती हूँ इनको। ऐसा कहकर रूपा साधु के पास जाती है और उनकी तपस्या भंग करने लग जाती है। राजा साधु से दूर ही छिप जाता है। थोड़ी देर में रूपा की वजह से साधु की तपस्या भंग हो जाती है और वो गुस्से में उठते हैं। दुष्ट लड़की, तो तूने मेरी तपस्या भंग की है, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। इसमें नया क्या है? मुझे तो वैसे भी कोई नहीं छोड़ना चाहता साधु जी, मैं इतनी सुंदर जो हूँ। इतना घमंड दुष्ट लड़की, अपनी सुंदरता का। क्या आज से तू कुरूप हो जाएगी, तेरी कोई शक्ल देखेगा ही नहीं। चुड़ैल बन जाएगी तू। साधु के श्राप के कारण रूपा कुरूप होने लगती है। ये देखकर रूपा घबराने लगती है और रोते हुए बोलती है, ये सब क्या हो रहा है? मैं ऐसे कैसे हो रही हूँ? मुझे माफ कर दो साधु बाबा, मुझे माफ कर दो। लेकिन साधु बाबा का गुस्सा शांत नहीं होता और वो वहाँ से चले जाते हैं। रूपा अपनी कुरूपता देखकर अपने आप को आग लगा लेती है और चुड़ैल बन जाती है। बस बेटा, तब से वो चुड़ैल बनकर घूम रही है और हर नई दुल्हन जो भी इस गांव में आती है वो उसके शरीर में घुस जाती है और दूल्हे और दुल्हन दोनों को मार डालती है। लेकिन माँ जी, किसी ने कुछ किया नहीं। उस पर सब जादू टोना बेकार है। वो चुड़ैल किसी के काबू नहीं आती। गांव वाले तो बहुत परेशान हो चुके हैं। फिर शीला वहाँ से चली जाती है। उसी रात जब रमेश सो रहा होता है, शीला रमेश के पास जाती है। ये देखकर रमेश डर जाता है और शीला से बोलती है, तुम मुझसे दूर रहो शीला, नहीं तो चुड़ैल आ जाएगी और तुम्हें और मुझे, हम दोनों को मार डालेगी। तो मुझसे दूर रहने के लिए शादी करके लाए थे मुझे, चलो इधर आओ। जैसे ही शीला रमेश को अपने पास खींचती है, वहाँ चुड़ैल आ जाती है और बोलती है, मेरे रहते हुए तेरी इतनी हिम्मत, तू अपने पति के पास जाएगी? आज तुम दोनों की मौत पक्की है। ऐसा कहकर चुड़ैल शीला के पास जाती है, लेकिन तभी उसे जोर का झटका लगता है। चुड़ैल दूर जाकर गिरती है। ये क्या लगा रखा है तूने अपने शरीर में? मैं तुझे छू क्यों नहीं पा रही? क्या जादू? ऐसा कहकर चुड़ैल फिर से शीला की तरफ बढ़ती है।
लेकिन फिर से उसे वही बिजली का झटका लगता है। ये देखकर चुड़ैल रमेश की तरफ बढ़ती है। तू मुझे जादू से डराएगी? हाँ। मैं तुझे नहीं छू सकती तो क्या हुआ, तेरे पति को तो मार सकती हूँ ना। ऐसा कहकर चुड़ैल रमेश की तरफ बढ़ती है, लेकिन शीला उन दोनों के बीच में आ जाती है। आज तो तेरा पति तेरी वजह से बच गया। लेकिन तुम दोनों ज्यादा दिन नहीं बच पाओगे। ऐसा कहकर चुड़ैल वहाँ से गायब हो जाती है। अगली सुबह ये घटना पूरे गांव में जंगल की आग की तरह फैल जाती है और गांव वाले आकर शीला को घेर लेते हैं। तभी गांव के प्रधान जी वहाँ आते हैं। वाह मेरी बहादुर बच्ची, हमने सुना तुमने कैसे उस दुष्ट चुड़ैल से मुकाबला किया और ना सिर्फ अपनी जान बल्कि रमेश बेटे की जान बचाई। नहीं नहीं प्रधान जी, मैं तो सिर्फ अपने पत्नी धर्म का पालन कर रही थी। तभी वहाँ राणा नाम का एक गांव वाला आता है और शीला से कहता है, बेटी, उस चुड़ैल से आज तक कोई नहीं बच पाया है। केवल तुम ही हो जो उस चुड़ैल से मुकाबला कर सकती हो। पहली बार वो चुड़ैल किसी से डर कर भागी है। तुम ही इस गांव को उस चुड़ैल के प्रकोप से बचा सकती हो। तभी वहाँ रमेश आता है और बोलता है, गाँव वालों, ये मेरी पत्नी है। मैं नहीं चाहता ये किसी भी मुसीबत में पड़े। वो चुड़ैल वैसे भी बहुत शक्तिशाली है। फिर गांव वाले रमेश को समझाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन रमेश उनकी बात नहीं मानता और गांव वालों को वहां से जाने के लिए कहता है। उसी दिन गांव में फिर से एक डोली आती है। रात में दूल्हा, जिसका नाम राजू होता है, बहुत डरा होता है। वो अपनी पत्नी तुलसी से बोलता है, तुलसी, हम तुमको ब्याह तो लाए हैं, लेकिन इस चुड़ैल की वजह से अपना मिलन नहीं हो सकेगा। आप काहे डरते हैं जी, अपना मिलन होगा और जरूर होगा। जैसे ही राजू तुलसी की तरफ बढ़ता है, तभी वहाँ चुड़ैल आ जाती है। अपने मिलन से पहले मुझसे तो मिल लो। ऐसा कहकर चुड़ैल राजू को पकड़ लेती है, लेकिन तभी वहाँ शीला आ जाती है और चुड़ैल को धक्का देती है। चुड़ैल दूर जाकर गिरती है। तो फिर आ गई लड़की, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। ऐसा कहकर चुड़ैल वहाँ से चली जाती है। तभी रमेश वहाँ आ जाता है और गुस्से से शीला को बोलता है, शीला, ये सब क्या कर रही हो? क्या तुम्हें अपनी जान की चिंता नहीं? क्यों ऐसा कर रही हो? वो चुड़ैल तुम्हारी जान लेने की धमकी देकर गई है। रमेश की बात सुनकर शीला हंसने लगती है और रमेश को बोलती है, मेरे प्यारे पतिदेव, किसी भी चुड़ैल का मुझ पर कोई असर नहीं हो सकता। मेरे दादाजी एक साधु हैं और उनके रहते मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और मैंने उनको बुला लिया है। अगले दिन साधु वहाँ आ जाते हैं। वो वही साधु होते हैं जिन्होंने उस चुड़ैल को श्राप दिया था। उसी रात चुड़ैल शीला के कमरे में आती है और सोती हुई शीला के ऊपर बैठ जाती है। शीला, तू अब नहीं बचेगी। बहुत परेशान कर रखा है तूने मुझे। चुड़ैल की आवाज सुनकर शीला उठती है और चुड़ैल को जोर से झटका मारती है। देखा, अब तेरा जादू भी मुझे कुछ नहीं कर पाया। आज तू और तेरा पति दोनों मरेंगे। तभी वहाँ साधु बाबा आ जाते हैं। उन्हें देखकर चुड़ैल डर जाती है और बोलती है, आप बाबा, आपके श्राप ने देखो मेरा क्या हाल कर दिया है, लेकिन अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। लेकिन साधु बाबा अपने जादू से चुड़ैल को बांध देते हैं और बोलते हैं, रूपा, तुम्हें अपनी सुंदरता का घमंड था ना, और उसी घमंड के कारण तुम्हारा ये हाल हुआ। ना तुम मेरी तपस्या भंग करती, ना ही तुम्हें मेरे गुस्से का शिकार बनना पड़ता। बाबा, मुझे आपसे कोई मलाल नहीं है, बल्कि दुख इस बात का है, मैं उस दुष्ट का कुछ नहीं कर पाई जिसने धोखे से मुझसे ये सब करवाया। तुम कितनी भोली हो रूपा। उस दुष्ट राजा को तो हमने पहले ही अपने गुस्से की ज्वाला में भस्म कर दिया था। अब तुम भी इस चुड़ैल योनि से मुक्ति पाओ और लोगों को परेशान करना छोड़ो। बाबा, मुझे भी मुक्ति दो, मैं भी अब ऐसे नहीं रहना चाहती, मुझे माफ कर दो। साधु बाबा अपने हाथ को चुड़ैल के सिर पर फेरते हैं। चुड़ैल श्राप मुक्त हो जाती है और पहले की तरह एक आम लड़की बन जाती है और खुशी खुशी अपने घर वापस चली जाती है। बालापुर नाम का एक गांव था। उस गांव में एक बार सूखा पड़ गया। खेत खलिहान सब सूख गए और तो और नदी और कुएं का पानी तक सूख गया। सरपंच जी, ऐसा कब तक चलेगा? कब तक हम और हमारे बच्चे भूखे रहेंगे? भूख और प्यास से सब मर जाएंगे।
बिना पानी के खेती नहीं, और खेती नहीं तो अनाज नहीं। तकरीबन सभी के घरों में अनाज खत्म हो चुका है। अब खाने को कहाँ से लाएं और पीने के लिए पानी कहाँ से लाएं? कुएं बिल्कुल सूख चुके हैं। अभी तक तो जैसे तैसे काम चला लिया था, पर अब नहीं। सरपंच जी, चुपचाप क्यों खड़े हो? कुछ बोलो। पूरे गांव की जिम्मेवारी आपके ऊपर है। अब आप ही बताएं हम क्या करें। मैं खुद इस समस्या को लेकर बहुत परेशान हूँ। सालों से गांव में बारिश की एक बूंद तक नहीं गिरी। अगर बारिश हो जाती तो किसी को भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता, पर अभी के लिए कुछ तो करना होगा। सरपंच जी, मुझे एक उपाय सूझा है, उससे सबकी परेशानी हल हो सकती है। थोड़ा मुश्किल है, अगर काम बन गया तो गांव के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। हाँ हाँ, बताओ क्या उपाय है। हम सब मिलकर तुम्हारा साथ देंगे। यही कि वो हवेली है ना, लाला रामदास की, लाला को मरे हुए सालों हो गए। जब वो जिंदा था तो हम ही लोगों को लूट लूट कर उसने अपना अनाज का गोदाम भरा। उसमें से उसने कभी दाना तक नहीं निकाल कर दिया किसी को। सुना है उस गोदाम में आज भी वो अनाज वैसे का वैसा ही रखा है। और तो और वहाँ हवेली में एक कुआं भी है। लाला गांव के लोगों को उस कुएं का पानी बेचा करता था। वो कुआं भी वहाँ अभी तक सही सलामत है। क्यों न हम हवेली में चलें और सभी अनाज वहाँ से निकाल लाएं। भूख प्यास से मरने से तो अच्छा है ना वो। सोचो, अगर वो सारा अनाज हम सबको मिल जाए तो कोई भूखा नहीं रहेगा सालों तक। फिर क्या था, सरपंच आगे आगे, गांव वाले उसके पीछे पीछे। हवेली सालों से बंद थी। हवेली में घुसते ही उन्हें सामने एक कुआं दिखाई देता है जो एक लोहे की टीन से ढका हुआ था। कुछ लोग कुएं के मुंह से उस टीन को झाड़ कर हटा देते हैं। अंदर का नजारा देख सभी हैरान रह जाते हैं। पूरे गांव में पानी की एक बूंद तक नहीं, कुएं भी सूखे पड़े हैं। और इस लाला के कुएं को देखो, पानी से लबालब भरा पड़ा है। सरपंच जी, ये अनाज सालों से यहाँ पड़ा है। अब तक तो ये सारा सड़ भी गया होगा। अगर ये अनाज सड़ गया होता तो इसकी बदबू पूरे गांव में फैल गई होती, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। शायद ये अभी भी सही सलामत हो। देखो ना, इन अनाज के बोरों से कोई बदबू नहीं आ रही। चलो एक बोरा खोल कर देखें। ये तो चमत्कार ही हो गया। इतने सालों में अनाज का एक दाना भी सड़ा नहीं। ऐसा लगता है जैसे अभी अभी ताजा ताजा भरा हो इसमें। सरपंच जी, अब गांव वाले भूखे नहीं मरेंगे। तभी वहाँ एक आवाज गूंजती है और आवाज उसी लाला की थी जिसका वो सारा अनाज था। मुंशी भूत बन चुका था। तुम सब शायद भूल गए कि बिना कुछ लिए मैं अनाज का एक दाना नहीं देता। फिर तुम सब मेरा इतना सारा अनाज कैसे ले जा रहे हो? इसकी कीमत दो मुझे। क्यों डरा रहे हो सबको? और हम सब तुम्हें इसकी कीमत क्यों दें? एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। क्या तुम्हें पता नहीं कि मैं कौन हूँ? ठीक है, मैं ही बता देता हूँ। मैं लाला हूँ, लाला, और ये अनाज मेरा है। देखो, गांव में सूखा पड़ा है, पानी की एक बूंद भी नहीं है, इसीलिए हमें यहाँ आना पड़ा। तुम्हें इसकी जो कीमत चाहिए मैं दूंगा, और गांव का कोई भी शख्स तुमसे राशन या पानी लेने आएगा, उसकी वो तुम्हें कीमत देगा। भूत अनाज के बदले सरपंच का पैर मांगने लगता है तो सभी के होश उड़ जाते हैं। भूत सरपंच का एक पैर उसके शरीर से अलग कर देता है और उसके बदले उन्हें थोड़ा अनाज मिल जाता है। जब सभी लोग गांव पहुंचते हैं तो वहां हवेली में उनके साथ और सरपंच के साथ क्या हुआ सब अब सभी को पता चल जाता है कि लाला का भूत अनाज और पानी के बदले उनसे कुछ न कुछ जरूर मांगेगा। वहाँ भूत फिर से अपनी अनाज की दुकान गांव में खोल लेता है। इतने से अनाज से हमारा क्या होगा जी?
मेरे बच्चे अभी भी भूखे और प्यासे हैं, इसीलिए मैंने सोचा है कि कल मैं लाला के पास जाऊंगी अनाज और पानी लेने। अगर वो मुझसे मेरा कलेजा भी मांगेगा तो मैं दे दूंगी, पर मैं अपने बच्चों को ऐसे भूख से बिलखते हुए नहीं देख सकती। घर के लिए राशन तो लाना ही होगा। गीता हाथ में थैला लिए पहुंच जाती है भूत के पास राशन लेने। आओ गीता रानी आओ, क्या चाहिए? दाल, चावल, आटा, बताओ क्या दूं? देखो, मुझे ये गीता रानी ना बुलाओ। मरने से पहले भी तुम्हारी नजर और सोच गंदी थी और अभी भी मैं राशन लेने आई हूँ। मुझे जल्दी से राशन दे दो। अच्छा ठीक है, जो चाहिए ले लो, पर उसके बदले मुझे तुम्हारी ये पतली पतली उंगलियां चाहिए। बस एक हाथ की, दूसरे हाथ की मैं बाद में लूंगा, जब तुम दोबारा आओगी राशन लेने मेरे पास। गीता के हाथ में सत्तू लेप बनाकर लगा देता है। आज उन्हें पेट भर खाने को तो मिला, पर उस खाने में उन्हें सुकून नहीं मिला। आंखों में आंसू लिए सभी ने खाना खाया। गांव के कई लोगों से भूत राशन के बदले उनका हाथ पैर मांग चुका था। आज गांव के लोगों की लंबी लाइन लगी थी राशन के लिए। आओ आओ, सभी आओ, मेरे पास अनाज की कोई कमी नहीं है, भरपूर अनाज मिलेगा तुम्हें। लाला बस कर, अब बहुत हो गया। क्या तुझे इन मासूम लोगों की हालत पर तरस नहीं आता? हाँ, देख जरा, देख इनकी हालत। बेचारे अपने बच्चों का पेट भरने के लिए अपना अंग अंग तुझे निकाल कर दिए जा रहे हैं। ऐसे तो ये जीवन भर के लिए अपाहिज हो जाएंगे, जीवन में कुछ काम नहीं कर पाएंगे। तुम लोगों ने मुझ पर तरस खाया था, हैं? तो मैं तुम सब पर तरस खाऊं? सरपंच, बीच में अपनी टांग ना अड़ा। जो एक टांग बची है उसे संभाल कर रख और अपने घर जा। मुझे मेरा काम करने दे। सरपंच जी, लगता है हमने उस हवेली में घुसकर बहुत बड़ी गलती की। वहाँ जाकर उसकी आत्मा को हमने जगा दिया। ये सही नहीं हुआ। गांव के भोले भाले लोगों को वो आज भी वैसे ही बेवकूफ बना रहा है, जैसे वो मरने से पहले मनाता था। ये भूत सबको नोच नोच कर खा जाए, उससे पहले हमें कुछ करना होगा। ओ गांव वालों, अगर अगली बार राशन चाहिए तो अपने बच्चों को भेजना राशन लेने के लिए। अब तुम्हारे अंदर कुछ नहीं बचा मुझे देने के लिए। अरे भाई लोगों, ये भूत अब हमारे बच्चों पर उतर आया है। राशन ये हमें नहीं, हमारे बच्चों को देगा और उन्हें भी हमारी तरह अपाहिज बना देगा। मैं अपने बच्चों को उस भूत की दुकान पर राशन लेने नहीं भेजूंगी। इन्हीं के लिए तो हम इस हाल में भी जी रहे। अपने बच्चों को भला कोई मुसीबत में कैसे डाल सकता है? हे ऊपर वाले, रहम कर हमारे बच्चों पर, उनकी रक्षा कर। हम सब मिलकर मंदिर चलते हैं, देखना भगवान हमारी जरूर सुनेगा। और वहाँ सरपंच और उसके साथ कुछ लोग भूत पर चुपके से नजर गड़ाए थे। तभी एक चमत्कार सा होता है। आकाश में काले बादल छा जाते हैं और उनसे बारिश की बूंदें गिरनी शुरू हो जाती हैं। ये तो चमत्कार हो गया। आखिरकार ऊपर वाले ने हमारी सुनी ली। देखो, इस गांव में इतने सालों बाद बारिश होगी। सही में अब हमारी बंजर जमीन फिर से उपजाऊ बनेगी। नदियाँ और कुएं फिर से पानी से भर जाएंगे। अब कोई भूखा नहीं मरेगा। उस भूत के अनाज की बोरियों को बारिश में लाओ घसीट के। ये अनाज ही भूत की कमजोरी है। बारिश का पानी इन पर पड़ेगा तो ये सारा अनाज सड़ जाएगा और अनाज के सड़ते ही भूत भी मर जाएगा। जल्दी करो। पूरा गांव सरपंच की बात मानता है और सभी मिलकर बिना डरे भूत की दुकान से सभी अनाज गांव के बीचों बीच लाकर रख देते हैं। बारिश में सारा अनाज सड़ जाता है और उसके साथ भूत भी तड़पता हुआ वहां से गायब हो जाता है। अब पूरा गांव बहुत खुश था।